Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you history, tribals, nomads and the settled communities. जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ट्राइबल्स मीन्स क्या होता है बच्चों? जनजातियाँ। नोमैड्स मीन्स क्या होता है? जो एक जगह नहीं रहते हैं या एक जगह से मतलब घुमक्कड़ होते हैं, जो एक जगह से, उनका समुदाय। ठीक है। अब आपका यू है सा इन चैप्टर 2 and 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and the village. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place, but social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened. देखिए बच्चों, आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे कि चैप्टर 2 और 3, 4 में आपने देखा था कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हो रहा था और वो पतन हो रहा था। मतलब उनका वो राज्य एक आ रहा था शक्तिशाली बन के, फिर उसका धीरे धीरे पतन हो जा रहा था। इस दौरान, इस बीच आपको कलाओं, कई चीज़ की कलाओं की, दस्तकारियों की, उत्पादक गतिविधियों की नई नई किस्में शहरों को और गाँवों के फल फूल रही थी। मतलब वहाँ पे जो राजा आता था, जो वहाँ की जिस गांव में, मतलब जिस स्टेट का राजा पावरफुल बनता था, तो वहाँ पे कई चीज़ें, वहाँ की अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमको मिलती थी। एक लंबी अंतराल में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द वर्ण। मतलब इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्णों के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जैसे ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम थे, बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसमें ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का जो फासला था वो बहुत बहुत बड़ा था। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। आइए देखिए। बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज मीन्स देयर वेयर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल एज मेनी societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. देखिए, ये दूसरी तरह से समाज में उस समय भी मतलब समाज में मौजूद ही था। उपमहाद्वीप के कई समाज में ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। मतलब जो ये ट्राइबल्स थे, ये जो इनके नियम कानून था कि ये उच्च वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के, जो जनजातियां होती हैं बेटा, वो क्या, उनमें कोई जाति पात नहीं होता, सब एक बराबर। वो अपने कबीले में ही अपने शादी ब्याह करते हैं। वो कबीले से बाहर जाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि अगर वो कबीले से बाहर जाएंगे तो उनकी समाज की रूढ़िवादियों में जकड़ना पड़ेगा, उन्हें भी ऊंच नीच, अमीर गरीब का ये भेद रखना पड़ेगा। तो ये सब वो नहीं चाहते हैं। जो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन में से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं, तो कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए गतिविधियों का मिलाजुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने को खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। मतलब उनको कोई और दूसरा आके नियम नहीं बनाता था। इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्य ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन का भी इन पे क्या था, अधिकार था।
और ये शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। जो उनकी संस्कृति उसको मिटने नहीं दिया, वो जनजातियों की चाहे जो संस्कृति हो। लेकिन आदि जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों का धीरे धीरे बदलने का काम भी किया गया। देखिए यहाँ पे दिया, ऑन द फिजिकल मैप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट आइडेंटिफाई द एरियाज विच द ट्राइबल पीपुल्स में हैव लिव्ड। उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लीजिए और जो है उनके बताइए जहाँ जहाँ जनजातियाँ रहती थी। देखिए नीचे आपका मैप दिया गया है और इधर पहले आप जो पिक्चर्स दिए हैं इसको देखिए। ये देखिए इन जनजातियाँ मतलब इनका नृत्य करते हुए मतलब किस तरह से वो अपना सांस्कृतिक और धार्मिक सभी चीज़ों को पालन करते थे। और ये जो आपका ये है ये देखिए मैप दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ रहती थी। ये मैप आप जो है बनाइएगा। अब देखिए जनजातियाँ यहाँ पे आया आपका नेक्स्ट है, हु वर द ट्राइबल्स पीपुल। कौन है ट्राइबल पीपुल? तो देखिए कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस हैड एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइबल्स। तो जो ये आपके समकालीन इतिहासकारों और ये मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। मतलब कुछ वो रीति रिवाज को पालन करते थे और जो मौखिक रूप से परंपरा थी उसका जो है एक दूसरे को बता के उसका पालन करते थे। ठीक है। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। मतलब मौखिक रूप से जो कहा जाता तो वो उन्हीं को पूछ के वो लिखते हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियाँ बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। उनके मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध के मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले बंदरगाह लंगाह और अर्धुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलूच। कौन सी थी? बलूच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडेड़ियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियाँ पूरी तरह से प्रभुत्व थी। और ये देखिए अब आपका यहाँ पे बिहार, झारखंड इलाकों में भी 12वीं सदी में सरदारशाहियों का उदय हुआ। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में शेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन पूरी तरह से अधीन नहीं बना पाए। औरंगजेब के समय मुगलों की सेना ने लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संताल, ये यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। इनका देखो विद्रोह भी ये लोग किए थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण कोरागा, बेत्तर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां भी विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी लोगों में कई
कुल शिकार संग्राहक बने रहे। मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक, तो ये हमने आपको ये बता दिया, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये जो है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपुल लिव्ड, मतलब खाना बदोश और घूमते लोग कैसे रहते थे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपका CW है, इसमें से फाइंडिंग हार्ड वर्ड मीनिंग एंड राइट इट्स मीनिंग आल्सो, मतलब और करिए इसको जो है। और जनजातियों के बारे में एक छोटा सा जो है, आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्राइबल्स पीपल, उसको लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, छोटा सा कोई 1 पेज का आप लिखिए कि आप उन जनजातियों के बारे में क्या क्या जानते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।